दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट में स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था और आप क्लास 12th में, तो दोस्तों अभी मैंने 2 दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था फिजिकल एजुकेशन का, तो उसका जो पैटर्न था और ये जो पेपर का पैटर्न है दोनों बिल्कुल सेम है। ये जो मैं पेपर लेकर आएंगे इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, मैं आपको इसकी पूरी जो आंसर की है, सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़रूर पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने मार्क्स जो है कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके कितने नंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पता होगा, आपने आपके पास भी पेपर है तो आप उसमें देख सकते हैं। सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, विशेष ओलंपिक का आयोजन किस प्रकार के एथलीटों के लिए कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये बौद्धिक विकलांग यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए कराए जाते हैं। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकंड, किसी भी खेल आयोजन में पहला कदम कौन सा होता है। तो आप सभी जान रहे होंगे, आपने सही किया होगा इसका उत्तर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योजना। कोई भी खेल आयोजन करना है उससे सबसे पहले बनाना होता है योजना। ठीक है, इसमें आपको चॉइस दी थी। दूसरा क्या पूछा है दूसरे में, यदि नियमों का ज्ञान रखने वाले छात्रों को निम्नलिखित में से किसी समिति की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई छात्र है, उसे प्रतियोगिता जो हो रही है उसके सारे नियम पता है, तो किसके साथ उसको हम रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी समिति के साथ रख सकते हैं। ठीक है, ताकि वो उनकी जो है मदद कर सके। ठीक है, वही क्वेश्चन इंग्लिश में है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लॉर्डोसिस से राहत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन सुझाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हलासन। हलासन करने से जो है लॉर्डोसिस से राहत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 4 से 12 के लिए साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल है। तो ये आपने किया होगा, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 50 मीटर स्पीड टेस्ट। ठीक है, इससे स्पीड और त्वरण का पता चलता है। ठीक है, कि खिलाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, कितना उसमें एक्सेलरेशन है। पांचवा क्या है, शीतली प्राणायाम किसके इलाज के लिए किया जाता है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के इलाज के लिए जो है शीतली प्राणायाम यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन छठा, निम्न में से कौन सा एक जल घुलनशील विटामिन है, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है। चॉइस वाला क्वेश्चन है, एबकॉर्बिक एसिड को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है, गलत होगा, यहाँ पे देख लीजिए सी आएगा। ठीक है, तो दोनों जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 है, नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमों में कितनी बाई दी जाएंगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। कैसे, जो हमें नंबर ऑफ़ टीम्स दी होती है उसकी हमें अगली दो की अगली पावर देखनी होती है। जैसे अगर हम 2 की पावर 4 लेते हैं वो होता है 16, जो नंबर ऑफ़ टीम से कम है तो हमें इससे बड़ी पावर लेनी पड़ेगी, यानी 2 की पावर 5 लेनी पड़ेगी, जो होता है 32। और 32 में से जब हम नंबर ऑफ़ टीम्स को माइनस करेंगे, यानी 32 में से जब 17 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। यानी कि 15 टीमों को बाई दिया जाएगा। बाई मतलब क्या होता है, उनको एक डमी मैच खिलाया जाएगा जिसके आधार पे वो बिना मैच खेले एक राउंड आगे चली जाती हैं। क्वेश्चन 8 है, स्पिरिट इन मोशन किस संगठन का आदर्श वाक्य है। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है ये। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पैरालंपिक। ठीक है, पैरालंपिक जो संगठन है उसका ये मोटो है, स्पिरिट इन मोशन। फिर क्वेश्चन 9, इसमें आपको चॉइस दी है, किस जीवन शैली रोग से मधुमेह हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटापा। मोटापे से जो है मधुमेह हो सकता है। मधुमेह आप समझते होंगे, डायबिटीज़। ठीक है, किस बिंदु पर रक्तचाप को सामान्य माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 120/180। ठीक है, 120/80। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट। वह रोग जो किसी व्यक्ति की हड्डियों को कमज़ोर कर देता है और उन्हें कम घना और अधिक नाजुक बना देता है और आमतौर पर महिला एथलीटों में देखा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि सुषिरता। इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये सैम्पल पेपर में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, उसमें आपको एक्सप्लेन करना था और इसमें उससे एमसीक्यू पूछ दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं सैम्पल पेपर से रिलेटेड आए हैं इवनिंग शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, अभी तक मेरे पे इवनिंग शिफ्ट का पेपर है इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ आपको एसर्शन रीजन वाला है। एसर्शन क्या है, फंडामेंटल मूवमेंट कौशल प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। रीज़न क्या दिया है, फंडामेंटल मूवमेंट कौशल कई शारीरिक गतिविधियों जैसे खेल खेलना, नृत्य और खेल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कि दोनों ही सही है। ठीक है, जो
फंडामेंटल मूवमेंट कौशल है, शुरुआती कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बचपन में बच्चे ज़्यादा खेलते हैं तो उन्हें खेलों के लिए जो है इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 12 है निम्नलिखित को मिलाए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है आलू से, प्रोटीन मिलती है दालों से, वसा मिलता है मक्खन से और विटामिन सी मिलता है हमें आंवला से। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। शुरू के 12 MCQ थे वो आपने अभी देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको आसन पहचानना है। तो ये पहला जो आसन है ये वाला आप देख रहे होंगे, क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी ध्यान से देखे तो ये मत्स्यासन लग रहा है। ठीक है, मछली जैसी आकृति इसमें बन गई है, मत्स्यासन। दूसरा देख लीजिए, ये भी अच्छा से क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंडूकासन मुझे लगा कि इसका आंसर होगा मंडूकासन। तीसरा ये आप देख सकते हैं, साफ साफ पता चल रहा है उष्ट्रासन, ऊँट जैसी इसमें आकृति हो जाती है। और डी है पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, अब जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कि किस आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा डी, भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहते हैं। क्वेश्चन 14 है, आसन संबंधी जो विकृति हैं, जो डिफॉर्मिटीज़ दे रखी है, उनको पहचानना है, उनके नाम लिखने हैं। पहले में आप देख लीजिए, कुबड़ पीछे की तरफ है और इसका जो सर है थोड़ा झुका हुआ है। तो जब सर झुका होता है और रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ होती है तो इसे कहते हैं कुबड़ पीछे की ओर। ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं काइफोसिस। ठीक है, बी है हमारा स्कोलियोसिस, यानी रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना, ये आपको हिंदी में लिखना था। सी है आपका बोलेक्स, धनुषाकार टांगे, इसमें जो घुटने हैं उनके बीच का जो गैप है बढ़ जाता है। और डी है इसका जस्ट उल्टा, नॉक नीज, इसमें घुटने आपस में टकराते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में घुटनों का टकराना। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे आंसर। फिर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो चित्र नहीं देख सकते उनके लिए क्या क्वेश्चन है कि नॉक नीज में क्या होता है। तो नॉक नीज में जो है घुटने टकरा जाते हैं, इसलिए उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन क्या है, बिन्नी अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को करते हुए बहुत जल्दी थक जाता है, उसे अपने आहार में कौन सा बृहद पोषक तत्व अधिक लेना चाहिए और उन स्रोतों के नाम बताइए जिनसे वह इसे ले सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन सोचने वाला है कि थकावट किसकी कमी से होती है। इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम है तो आप जल्दी थक जाएंगे। तो बिन्नी को जो है कार्बोहाइड्रेट जो है लेना चाहिए और वो बृहद पोषक तत्व भी है। ठीक है, और किन किन स्रोतों से, यानी किस किस चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया अनाज, जितने भी तरह के अनाज होते हैं, चावल हो गया, मक्का हो गया, इससे मिल सकता है। आलू हो गया, आपको कोई 2-3 आप लिख देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाते। ठीक है, कोई 2 आप स्रोत लिख देते, अनाज जैसे चावल, मक्का, आलू, ये सब आप लिख देते। ठीक है, क्वेश्चन 16, रजोरोध पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। इसमें चॉइस का दिए, किसी एक भोजन संबंधी विकार को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आया था कि भोजन संबंधी विकार क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिए थे उसमें ये लिखा हुआ था साफ साफ। तो रजोरोध क्या होता है, जो महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या होती है, ठीक है, वो नियमित अंतराल पे नहीं होती है। वैसे तो उसका जो टाइम इंटरवल होता है 21 से 35 दिन होता है, लेकिन रजोरोध में जो है उसमें डिले हो जाता है, और कभी कभी वो डिले जो है 3 महीने उससे ज़्यादा का भी हो जाता है। ठीक है, और किसी एक भोजन संबंधी विकार को विस्तार से समझाइए। तो 2 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं लिखना था, 5-6 लाइन आपको लिखनी थी। तो कोई एक आप भोजन संबंधी विकार बता सकते हैं। पहला तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एनोरेक्सिया नर्वोसा, हिंदी में कहते हैं उसको शुदा अभाव कहते हैं, शुदा अभाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है पहले अपना वजन घटाने के लिए जो है कम खाना खाता है, ठीक है, जिससे दुबला पतला दिखे। इसी वही वो क्या है, एक मानसिक बीमारी है, तो इसमें हो जाएगा। दूसरा एक भोजन संबंधी विकार है बुलीमिया अतिशुदा। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है पहले तो ज़्यादा खाना खा लेता है, फिर दूसरे ही पल सोचता है कि मुझे पतला होना है, तो उल्टी कर देता है या दवाई लेके जो है खाने को निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इन दोनों में से आप किसी एक को भी जो है 4-5 लाइन में अगर अच्छे से बता देते तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते। ये 17वां क्वेश्चन ऐसा ही सैम्पल पेपर में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे आसन विकृति जो है बदल गई है और पिछले वाले में अलग थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, अधिकांश छात्रों में कौन सी आसन संबंधी विकृति पाई गई है। साफ साफ यहाँ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा छात्रों में कौन सी विकृति दिख रही है, घुटनों का टकराना। ठीक है, आप सर्कल देख के बता सकते हैं। छात्रों में कौन सी आसन संबंधी विकृति सबसे कम पाई गई है, तो ये इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, देख लीजिए आप।
ये जो चपटे पैर वाला है शेडेड लाइन और ये गोल कंधे जिसमें पॉइंट पॉइंट हो रखा है, दोनों लगभग बराबर लग रहे हैं। ठीक है, आप इसमें से दोनों का अगर तुलना करेंगे देखेंगे दोनों एकदम बराबर लग रहे हैं। फिर भी मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, गोल कंधे थोड़ा इसका कम लग रहा है मेरे को। ठीक है, वैसे देखने में तो दोनों बिल्कुल बराबर ही लग रहे हैं। अब इसका जो आंसर हो तीसरा, कौन सी आसन संबंधी विकृति रस्सी कूदने से ठीक हो जाती है? तो चपटे पैर जो होते हैं वो रस्सी कूदने से ठीक हो जाते हैं। ये आपको करना था, यही इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। ठीक है, अब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं जो ये चित्र नहीं देख सकते उनके लिए क्या क्वेश्चन था कि गोलू जो है उसकी रीढ़ की हड्डी असमान रूप से मुड़ी हुई है, उसके भतीजे के ऊपरी पीठ की एक अतिरंजित आगे की ओर गोलाई है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। कौन सी आसनीय विकृति दिखाई दे रही है? तो गोलू की जो रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, और पीठ जो है उसका थोड़ा आगे की तरफ है गोलाई में। इससे आप क्या बता सकते हैं कि ये कुबड़ पीछे की ओर ये वाली जो है इसको विकृति हो रखी है। इसका ये किसके कारण हुई होगी यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है भारी स्कूल बैग, ऑप्शन बी है कमज़ोर हड्डियाँ मांसपेशियाँ, ऑप्शन सी कुपोषण, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इन सभी से जो है ये हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगर आप दृष्टिबाधित छात्र हैं, आप देख नहीं सकते, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। गोलू में पोस्टर विकृति का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सोते समय जो पीठ के नीचे तकिया रख के सोएंगे अगर, तो इसका इलाज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 18वां क्या है? वरुण 12वीं कक्षा का छात्र है और उसने हाल ही में अपने घर के पास एक जिम ज्वाइन किया है ताकि उसे टोन्ड और मस्कुलर बॉडी मिल सके। वह अपने शारीरिक शिक्षा शिक्षक से अपने आहार के बारे में सलाह लेता है और उसे अपने आहार में प्रोटीन का सेवन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अब क्वेश्चन हमें बताना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। प्रोटीन के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक है, प्रोटीन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जब प्रोटीन को जाना जाता है। प्रोटीन की कमी से डैश हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वाशियोस्कर। ठीक है, ये जो बीमारी है प्रोटीन की कमी से हो जाती है। ये आपकी बुक में सभी जो पॉइंट्स हैं दे रखे हैं। प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं, तो इसमें सोयाबीन जो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 19 है, अर्ध मत्स्येंद्रासन की क्रियाविधि एवं लाभों की व्याख्या कीजिए। ऐसा ही सेम टू सेम पेपर जो है, सैम्पल पेपर जो आया था मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, उसमें कोई और सा शायद आसन था। इसमें जो आसन है ये आपको बुक में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, उसकी विधि जो है अपने शब्दों में, क्योंकि 3 ही नंबर का है तो विधि जो है 5-6 लाइनों में 5-6 स्टेप्स में आपको लिख देनी थी और उसके कोई 2 या 3 लाभ आपको बता देने थे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 2 नंबर आपको विधि के मिलेंगे और 1 नंबर आपको लाभ का मिलेगा। तो अगर आप 2 या 3 लाभ लिख देते और आप 5-6 लाइन में अगर विधि बता देते तो पूरे 3 नंबर आपको मिल जाते। इसमें आपको चॉइस दे रखी है, जीवन शैली संबंधी रोगों को रोकने में योग अहम भूमिका निभाता है। इसको आपको सत्यापित करना है कि ये सही बात है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन शैली जो हमारी व्यस्त हो चुकी है उससे कई रोग हो रहे हैं। अगर हम योगा करेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, हमारे जो प्राणवायु है ऑक्सीजन वो हमें स्वच्छ मिलेगी। ठीक है, जिससे जो जितनी भी शरीर की बीमारियां वो सभी ठीक हो जाएंगी। और योगा करने से मेन बात है हमारे शरीर का जो आसन है यानी बैठने की जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि आजकल बहुत बिजी हो गए हैं लोग, तो किसी भी तरीके से बैठ जाते हैं। ठीक है, घंटों भर जो है फ़ोन के नीचे बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो जिससे उनमें जो है कई तरह की बीमारियां आ जाती है। तो योगा करने से बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन 20वां जो है इसी तरीके का सैम्पल पेपर में आया था कि कोई 17 वर्ष की आयु की लड़की है, उसका बेसल मेटाबॉलिक दर आपको बताना है। ठीक है, BMR, जिसका शरीर का वजन 45 किलो और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला महिलाओं के लिए अलग होता है, पुरुष के लिए अलग। तो यहाँ लड़की है यानी महिला है। ठीक है, उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, 447.5 प्लस 4.24 इंटू वेट कितना दिया है 45, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3.09 इंटू एल क्या है यहाँ पे ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी है तो आप 160 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, माइनस 4.33 इंटू ए क्या है उसकी आयु यानी 17, इससे आपको गुणा करना था, ये फॉर्मूला लगाना था। आपका जो आंसर आएगा 1284.09 इसके करीब आएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर यही आया था तो मतलब आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 21 क्या है, लीग टूर्नामेंट की चक्रीय पद्धति में उपयोग होने वाली गणना सहित 6 टीमों का फिक्सचर बनाएं। पिछला जो सैम्पल पेपर मैंने आपको कराया था उसमें सीढ़ी नुमा यानी स्टीयर केस मेथड आया था, आपको सीढ़ी की तरह बनाना था। इसमें क्या है, चक्रीय विधि। तो यहाँ पे आप देखते हैं पहले नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है, 6 हैं यानी इवन है। तो आप किसी एक टीम को जो है फिक्स कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक को फिक्स किया है, बाकी टीमों को कहीं भी जो है मैंने बिठा दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने लिख दिया। फिर क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है ना उसी तरीके से टीमों को घुमाना है। एक के साथ पहले 2 का मैच करवाया, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। जब एक के साथ सभी का मैच हो गया यानी कि हमारा जो है ये फिक्सचर समाप्त हो गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, टीमों को एक एक करके आगे बढ़ाना है और पूरा सर्कल जैसे चलता है ना उसी तरीके से। ठीक है, और कितने राउंड होंगे इसमें, जितनी टीमें हैं उससे एक राउंड कम, यानी कि 5 राउंड होंगे। 6 टीमें हैं तो 5 राउंड होंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ़ मैचेस आप चेक करना चाहते हैं आपने सही बनाया कि नहीं, तो नंबर ऑफ़ मैचेस का फॉर्मूला क्या होता है, n/n-1 डिवाइडेड बाई 2, या n क्या है 6, यानी 6 × 6 - 1 यानी 5, 6 × 5 हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो आप यहाँ काउंट करेंगे तो आपको 15 मैच जो है सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बस आपको यही बनाना था, इसमें नंबर ऑफ़ टीम्स लिखनी थी और जैसा मैंने यहाँ पे बनाया ऐसा बनाना था, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते। इसमें आपको चॉइस क्या दे रखी है, लीग टूर्नामेंट के कोई 3 गुणों की व्याख्या करें। लीग टूर्नामेंट के क्या गुण होते हैं, पहला कि लंबे समय तक चलता है। ठीक है, जिससे जो टीम अगर हार भी जाती है तो उसे दोबारा अवसर प्रदान होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है खर्च अधिक होता है, तो इसके गुण नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो सभी खिलाड़ी हैं, नए नए खिलाड़ियों को भी अवसर मिलता है, क्योंकि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें तो उसमें पुराने जो खिलाड़ी हैं जिनको एक्सपीरियंस है उन्हें खिलाया जाता है ताकि टीम जीत सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन लीग टूर्नामेंट में हमें मौके मिलते हैं, इसलिए नए नए खिलाड़ियों को भी अवसर मिलता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिभा जो है, नई नई प्रतिभा उभर के आती है। जैसे आप देखते हैं अभी प्रो कबड्डी लीग चल रही है, IPL अभी चल रहा था, तो नए नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है जिससे कि वो अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इसमें आप कोई भी 3 गुण अपना लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन 22वां क्या है, मासिक धर्म की अनियमितता के विषय में विस्तार से समझाइए। 3 नंबर का है। तो मासिक धर्म की अनियमितता, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था सैम्पल पेपर में, मैंने आपको सॉल्व करके लिख के दिखाया था, उसमें क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें क्या होता है कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं में वो अनियमित हो जाता है। वैसे तो उसका अंतराल क्या होता है 21 से 35 दिन में, लेकिन जब इसमें अंतराल में जो है परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, या तो 21 दिन से पहले हो जाता है या 35 दिन के बाद मासिक धर्म, ठीक है, शुरुआत, तो उसे कहते हैं मासिक धर्म की अनियमितता। इसके बारे में आपको अच्छे से बताना था 3 नंबर का। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें आपको ये अच्छे से लिख के मैंने समझा दिया था। क्वेश्चन 23वां है, मैक्रो पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच अंतर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्रो पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उसका अगर उल्टा देखें तो सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। एक पॉइंट हो गया, ये एक अंतर ही हो गया। दूसरा कि जो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं ये जो है शरीर की मरम्मत करने, वृद्धि करने में सहायक होते हैं। और इसका अगर उल्टा देखें तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, वो शरीर को जो है, जो शरीर में क्रियाएं हो रही है, रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनको मदद करते हैं उसको चलाने में, और शरीर को जो है सही तरीके से मेंटेन करने में सहयोग करते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि मैक्रो पोषक तत्व कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो कौन से होते हैं, उसमें हो जाता है आपका खनिज और विटामिन। ठीक है, ये आपको 3 नंबर में लिखना था। 24वां है, किसी प्रतियोगिता से पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली किन्हीं 3 समितियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें था प्रतियोगिता के दौरान, ठीक है, यानी जब प्रतियोगिता चल रही होती है। लेकिन इसमें कौन सा पूछा, प्रतियोगिता से पहले। तो प्रतियोगिता से पहले आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका आयोजन समिति, प्रतियोगिता से पहले आयोजन होना जरूरी है। दूसरा हो गया आपका प्रचार समिति, वो क्या करेगी, प्रचार करेगी, तभी जो है दर्शक ज़्यादा देखने आएंगे और प्रतियोगिता का जो है फ़ायदा मिल पाएगा। तीसरा आपका हो गया उसमें वित्तीय समिति, वो क्या करेगी, धन का हिसाब करेगी, कितना पैसा खर्च होगा, कितनी चीज़ों के लिए कितना पैसा देना है, ठीक है, बजट बनाएगी। ठीक है, आप 3 आपको कोई से इसमें लिखने थे। चौथा आप ये लिख सकते हैं कि जो क्रय समिति हो गई, वो क्या है, सामान खरीद के लाएगी प्रतियोगिता के लिए, तो आप इनमें से कोई सा भी 3 लिख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है, एक एथलीट्स के शरीर भार सूचकांक यानी BMI की गणना करें जिसका वजन 70 किलो है और ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। यह भी बताएं कि वह किस वर्ग से संबंधित है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था सैम्पल पेपर में, बस वैल्यू चेंज हो गई है। तो आपको वजन कितना दिया है, 70 किलो, और ऊंचाई दी है 170 सेंटीमीटर। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, वजन अपॉन में ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई किस में चाहिए, मीटर में, ये हमें दिया सेंटीमीटर में, तो 170 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 1.7 मीटर। तो आपको करना क्या, 70 लिखना है डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 1.7, आंसर क्या आएगा 24.2। तो ये आ गया उस व्यक्ति का BMI। तो आपको BMI आपने निकाल दिया अगर, तो 2 नंबर आपको मिल गए, अगर आपकी यही वैल्यू आई थी तो। अब आपको बताना है किस वर्ग में है।
तो 18.5 से लेके 24.9 तक के बीच के जो BMI अगर किसी व्यक्ति का आता है तो कौन सा भार होता है, वो सामान्य भार यानी नॉर्मल वेट कैटेगरी का है। ठीक है, ये आपको बताना था। वह कौन सा परीक्षण है जिसका उपयोग आप कक्षा 9 के छात्र के लचीलेपन को मापने के लिए करेंगे एवं इस परीक्षा की प्रक्रिया तथा स्कोरिंग की व्याख्या कीजिए। तो लचीलेपन नापने के लिए आप जो इसका फ्लेमिंगो टेस्ट कर सकते हैं। कक्षा 9 का छात्र है तो इसमें आपको जो है कोई और टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप उसमें टेस्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे आप उसमें जो दौड़ने वाला टेस्ट है एक, वो कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपकी बुक में शायद 4 टेस्ट दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई एक इसमें टेस्ट लिखना था। ये आपको ध्यान रखना था कि इसकी कक्षा कौन सी है, 9, तो वो वाले जो टेस्ट होंगे वो कौन सी कक्षा 4 से और 12वीं, कक्षा 4थी से लेकर 12वीं तक के बीच के होने चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें से अगर कोई 4 टेस्ट हैं वहाँ पे दिए गए हैं बुक में, उसमें से अगर आपने कोई लिखा होगा और अच्छे से उसकी स्कोरिंग लिखी होगी तो आपको पूरे नंबर 3 नंबर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, 26वां है पैरालंपिक खेलों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। तो पैरालंपिक खेलों के बारे में आपको बताना था। आप इसमें बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत किसने करी थी, यूनिस कैनेडी श्राइवर। ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उन्होंने शुरुआत करी थी। तब जो है कनाडा और USA के कुछ लोगों ने इसमें भाग लिया था। अब जो है इसमें लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो गेम्स हो रहे हैं इसकी सोच क्या है कि जो विकलांग लोग हैं उनको भी खेल के अवसर प्रदान करें ताकि उनका विकास हो सके, और समाज की जो मुख्य धारा है, ठीक है, जिसमें हम लोग हैं, उनके साथ उनको भी मिलाया जा सके। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे अगर देखेंगे तो समाज में उन्हें कम माना जाता है, लेकिन अगर खेलों के ज़रिए उनका उत्साह बढ़ाया जाएगा तो उन्हें भी जो है ऐसा महसूस होगा कि हमें भी समाज में जगह दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैरालंपिक खेलों के बारे में अच्छे से बताना था। क्वेश्चन 27 है, जितेंद्र को अपने स्कूल में कबड्डी जोनल टूर्नामेंट आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया है। 27 स्कूलों ने टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दी। चूँकि फिक्सचर टूर्नामेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर जितेंद्र को नॉकआउट फिक्सचर बनाने में मदद करें। नंबर ऑफ टीम्स आपको ध्यान देने की बात है 27 है। ठीक है, बस आपको टूर्नामेंट बनाना है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें जो है फिक्सचर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बिना फिक्सचर बताए भी इसका आंसर बता सकते हैं। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे पहला, टूर्नामेंट में होने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। तो मैचों की संख्या कितनी होती है, n-1। n क्या होता है, नंबर ऑफ़ टीम्स। यहाँ नंबर ऑफ़ टीम्स है 27। 27 में से एक कम करेंगे तो 26, यानी कि ऑप्शन सी 26 मैच। ठीक है, टूर्नामेंट में राउंड 1 में कितने मैच खेले जाएंगे ये आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको बाई निकालनी पड़ेगी। यहाँ 27 टीमें हैं, बाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे लेंगे 2 की पावर 5, यानी 32 माइनस 27, यानी 5 टीमों को बाई हमें देनी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 27 में से अगर हम 5 टीमों को बाई दे देते हैं, कितनी बची टीमें, 22 टीमों के अगर मैच कराएंगे तो कितने मैच होंगे, 11 मैच। तो उसी से आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आपको फिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हो गया B 11। ठीक है, निचले हाफ में बाई पाने वाली टीमों की संख्या। अब कुल कितनी बाई हमें देनी है, 5, और हमें पता है लोअर हाफ में एक बाई ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, B+1/2। B है 5, तो 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। तो निचले हाफ में कितनी बाई देनी है, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। चौथा है, पिछले वर्ष कबड्डी जोनल टूर्नामेंट के विजेता को डैश में रखा जाएगा। तो इसको कहते हैं स्पेशल सीडिंग। तो जो पिछले साल की जीती हुई टीमें होती हैं उनको डायरेक्ट जो है सीधे सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल खिलाया जाता है, उसे कहते हैं स्पेशल सीडिंग। तो अगर कोई पिछले साल की विजेता टीम है तो उसे लोअर हाफ के सबसे लास्ट में रखा जाएगा, यानी कनिष्ठ अर्थ के अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5वां क्वेश्चन है, टूर्नामेंट के राउंड 4 में कितने टीमें पहुँचेंगी। ये भी क्वेश्चन आप दिमाग लगा के बिना फिक्सचर बनाए कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हमने बाई निकालने के लिए पावर कितनी ली थी, 2 की पावर हमने ली थी 5, यानी कि 32। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। और राउंड कैसे निकलते हैं, 2 की हम जितनी पावर लेते हैं उतने राउंड जो है होते हैं। हमने 2 की पावर लिया 5, यानी टोटल कितने राउंड है, 5। अब आप ध्यान से सोचिए, अगर 5 राउंड है, आपको पता है लास्ट राउंड कौन सा होगा, फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में कितनी टीमें होती है, 2 टीमें। तो वो कौन सा हो गया, 5वां राउंड। लेकिन हमसे पूछा चौथा राउंड, तो फाइनल में जो टीमें गई है वो क्या खेल के गई होंगी, सेमीफाइनल। तो फाइनल से पहले होगा सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में कितनी टीमें होती हैं, 4 टीमें होती हैं। ठीक है, उनमें से कोई 2 टीमें जो है फाइनल में जाती हैं। तो साफ साफ इससे पता चल रहा है कि टूर्नामेंट का जो राउंड 4 होगा वो सेमीफाइनल वाला राउंड होगा, उसमें कितनी टीमें होंगी, 4। तो आप इसी से जो बिना फिक्सचर बनाए भी इसका आंसर लिख सकते हैं।
चिंटू जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता है। एक दिन वह अपने दादाजी से मिलने गया और जहां उसे अपने दादाजी व दोस्तों के ताकत और लचीलेपन को मापने में मदद करने के लिए कहा गया। चिंटू अपने दादाजी व उनके दोस्तों की ताकत और ऊपरी शरीर का लचीलेपन को कैसे माप सकता है, किन्हीं एक एक परीक्षणों की व्याख्या करके बताएं। तो आपको परीक्षण लिखने हैं। चैप्टर 6 से क्वेश्चन आए, आपसे क्या क्या पूछे, ताकत नापने के लिए और लचीलेपन नापने के लिए। ठीक है, ताकत नापने के लिए आपको जो है 2 टेस्ट आपको दिए गए थे। एक जो है ऊपरी शरीर की ताकत नापता है और एक निचले शरीर की। ठीक है, ऊपरी शरीर की ताकत नापने के लिए आपको था बाजू मोड़ने का टेस्ट। ठीक है, आर्म कर्ल टेस्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं। उसमें आपको हाथ में जो एक डंबल टाइप लेना होता था। ठीक है, उसको फिर आपको उठाना था और आप 30 सेकंड में जितनी बार उसको कर सकते हैं वही आपकी शक्ति नापने के लिए। तो शक्ति नापने के लिए आप वो कर सकते हैं। और लचीलेपन अगर आपको नापना है तो उसके लिए 2 टेस्ट और थे आपके लिए। पहला था चेयर सीट एंड रीस्ट्रेट। आपको चेयर पे बैठना था और अपने पैरों को सीधा रख के उसे छूना था हाथों से। ठीक है, और लचीलापन नापने के लिए आपके पास एक और टेस्ट था, बैक स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, उससे कंधे का लचीलापन नापा जा सकता है। तो आप ये दोनों टेस्ट लिख देते अगर सही तरीके से तो आपको पूरे नंबर मिल जाते। इसमें आपको क्या क्या लिखना था, विधि लिखनी थी, आप उसके लाभ बता सकते थे। लाभ इसमें नहीं है, आपको विधि लिखनी थी। ठीक है, उसका उद्देश्य लिखना था बस। ठीक है, और उसमें क्या क्या उपकरण चाहिए ये आपको लिखना था। फिर इसी में चॉइस दी है, वरिष्ठ नागरिकों के लचीलेपन को मापने के लिए किन्हीं 2 परीक्षणों का विस्तार से समझाइए। तो मैंने अभी आपको 2 परीक्षण बताए। पहला क्या है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। आपको चेयर पे बैठना है, पैरों को सीधा रखना है और हाथों से उसे छूने का प्रयास करना है। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और दूसरा क्या है, बैक स्क्रैच टेस्ट। आपको हाथों को जो कंधे के पीछे ले जाना है और फिर एक हाथ कोहनी को जो मोड़ना है और उसको छूने का प्रयास करना है। ये आपके चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है। तो आपको इन्हीं दोनों को लिखना था। इसमें आपको उद्देश्य लिखना था, उपकरण लिखने थे और विधि। पूरे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, 2.5 नंबर एक टेस्ट के और 2.5 नंबर दूसरे टेस्ट के। तो आपने दोनों टेस्ट लिखे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने स्टेप वाइज लिखा है तो। और सैम्पल पेपर में में भी जो है इस तरह के पूरे क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको लिख के दिखाया था कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने ज़रूर जो है लिख दिया होगा। क्वेश्चन 29 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले उसमें ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। पहले में आपको जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं CWSN बच्चों के लिए उसका महत्व बताना था और दूसरे में उसके लिए जो रणनीतियाँ हैं वो बतानी थी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या बताना है, बस रणनीतियाँ बतानी है। तो 5 नंबर का था। इसमें आप कई पॉइंट्स आपको लिख सकते हैं, आपकी बुक में है। पहला, तो जो प्रशिक्षक है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिखा रहे हैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि ऐसे बच्चों को जो किस तरीके से सिखाना है ताकि वो सीख सके। दूसरा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए खेल के नियमों में जो है कम बदलाव होना चाहिए। आसान जो है उनके लिए खेल के नियम होने चाहिए ताकि उन्हें खेलने में जो है मज़ा आए। ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं, खेल के उपकरण में उसमें भी बदलाव होना चाहिए। उनके लिए भारी भरकम उपकरण नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे होने चाहिए ताकि उनकी क्षमता के अनुसार वो कर सके। 3 चीज़ें ये हो गई। चौथा, उनके लिए जो अनुदेश है यानी जो गाइडलाइंस है वो सिंपल होनी चाहिए ताकि उसका जो फॉलो अच्छी तरीके से कर सके। 5वां आप इसमें लिख सकते थे कि जो भी उनको खेल खिलाए जा रहे हैं वो किसी चिकित्सक की निगरानी में होने चाहिए कि अगर कोई समस्या हो गई, ठीक है, चोट वोट लग गई किसी को, तो उसी टाइम जो इलाज हो सके। तो ये आपको इसमें से कोई 5 आपको पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन करना था। तो पूरे आपको 5 नंबर इसके मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन था। अस्थमा को नियंत्रण करने के लिए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ और विपरीत संकेतों को संक्षेप में लिखिए। कोई से भी आप 2 आसन लिख सकते थे। आपकी बुक में कई आसन दे रखे हैं, 8-10 आसन तो दिए ही होंगे। आपको कोई 2 आसन लिखने थे, उसके लाभ लिखने थे और उसके विपरीत संकेत लिखने थे। विपरीत संकेत यानी कि किस स्थिति में हमें वो आसन नहीं करने चाहिए। लाभ यानी कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इस आसन से। ठीक है, और प्रक्रिया उसको हम कैसे करें। और इसी में आपको चॉइस वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करना था। मधुमेह के लिए, मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए जो है आपको आसन सुझाने थे। किन्हीं 2 आसन को आपको प्रक्रिया लिखनी थी, लाभ और विपरीत संकेत लिखने थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जो सैम्पल पेपर वाली वीडियो थी मेरी वो देखी होगी। उसमें आपको मैंने बता दिया था कि किस तरीके से लिखना है। आसन वाले भी ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया था कि कैसे आपको प्रक्रिया लिखनी है, कितने आपको लाभ लिखने हैं, कितने आपको विपरीत संकेत लिखने हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। और ये जो सैम्पल पेपर है उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर बता दिए। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखने वाले हैं उसमें आप
लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि सही नंबर आपको कब मिलेंगे। और जो MCQ क्वेश्चन थे उसके आपको मैंने यहाँ पे टिक लगाई दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अपने मार्क्स पता चल गए होंगे कि मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखूँगा कि आपने कितना अच्छा जो है इस टेस्ट को किया है, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।